नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए, मगर मैं बोलता हूँ सभी के लिए उपयोगी है भैया। हर एक जो इसको भी एग्जाम पॉलिटी आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा, गारंटी उस चीज का। सर आज हम पढ़ने वाले भाग 16, 10, 5, 15 और 16। इसको वैसे कभी भी याद रखिए, जोड़ना नहीं आता है तो एक्स को बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 5, आई जैसे दिखते हैं उसको बोलते हैं 1। तो 10, 5, 15, 1, 16। तो भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342, है ना। इससे पहले आप भाग 15 पढ़े थे, है ना। भाग 15 पढ़े थे जिसमें निर्वाचन आप पढ़े थे 324 से 329 तक। तो 29 के बाद आता है 330, तो 30 से 342 तक। तो भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। इसको याद रख लीजिए। भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन इरेज करने में या ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। आइए आते सीधा इसके कंटेंट की ओर। सबसे संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग, उनके नाम, उसके अनुच्छेद के पूरे 3 स्लाइड है। दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, ये तीनों स्लाइड आपको कंठस्थ होने चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में उतरने के लायक हो रहे हैं। सिर्फ उतरने के, एग्जाम सिलेक्शन के नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब बेसिक चीजें हैं कुछ जितना आपको शुरुआती स्तर पे ही पता होना चाहिए। और ये सब चीजों को याद कराने के लिए जो भी बच्चा संविधान का मेरा पहला क्लास से लेकर के आज तक का क्लास देख रहा होगा, उसको रटा गया होगा। इतने बार मैं इसको रटने के लिए ट्रिक बताया हूँ, टेक्निक बताया हूँ, याद करवाया हूँ, रिवीजन करवाया हूँ क्लास में जितना अति है। आज तक आप कभी किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में उतने बार रिवीजन नहीं देखे होंगे जितने बार मैं करवाया हूँ, है ना। इन 12 अनुसूचियों का रिवीजन, आपके 8 भाषाओं, जो 22 भाषाएं उनका रिवीजन, आपके फिर आपके 12 अनुसूचियों का, उन 22 भाषाओं का, 12 अनुसूचियों का, 22 भागों का, इनके रिवीजन में इतने बार कराए हो जो अपने जीवन में कभी आप किसी एक क्लास में नहीं देखे होंगे। किसी एक जगह जहां पढ़े होंगे वहां इतने बार रिवीजन नहीं हुआ होगा जितने बार मैं रिवीजन करवा दिया हूं केवल इस ऑनलाइन सेशन में ही। क्लियर हो गई बात। इसलिए शुरुआत से जो देख रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, जो नहीं देख रहे हैं शुरुआत से देखिए, तो आपको आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा ये सभी चीजें याद रखना। क्लियर, कि उसमें बहुत सारे ट्रिक टेक्निक बताया हूं मैं, समझ के। आइए आज हम पढ़ रहे हैं सर भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसमें आपका अनुच्छेद 330 से 42 आता है। तो अनुच्छेद 330 पे हम पहुंच चुके हैं। आते हैं सर अनुच्छेद 330, लोकसभा में सुप्रीम एससी और एसटी को आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट बोलता है एससी मतलब, तो अनुच्छेद 330 में है कि लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण है। अर्थात लोकसभा जो है वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त होता है। तो बार पूछता कि किस अनुच्छेद के तहत ही लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की फैसिलिटी दी गई है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। सर इसका मतलब क्या सर, एससी एसटी को आरक्षण है लोकसभा में, तो इसका मतलब कि भाई लोकसभा में इतने सीट, जैसे मान लीजिए लोकसभा में आपके 500 सीट है, तो 500 सीट में से 10 सीट एससी के लिए आरक्षित है, 20 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इस तरीके की कुछ सीट पहले से आरक्षित रहेंगी, पहले से कुछ आरक्षित सीटें होंगी जिसपे केवल कोई एससी या कोई एसटी वर्ग का ही व्यक्ति चुन करके, निर्वाचित होकर के, चयनित होकर के सांसद के रूप में बैठ सकता है या सांसद के रूप में वहां पे पद धारण कर सकता है। उस एससी या एसटी वर्ग के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस पद को धारण नहीं कर सकता। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये वर्ग जो कि पिछड़ गए थे, जो वर्ग, उन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और उनका भी एक प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा जैसे मंच पे आकर के अपने समाज की समस्याओं को लोकसभा के पटल पर रख करके, उन पर बहस करके, उन पर चर्चा करके उन समस्याओं का समाधान खुद सके, समाधान निकाल सके। इसलिए उनके उस वर्ग के किसी व्यक्ति को इतने बड़े मंच पे प्रतिनिधि बनने का मौका मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले, इसलिए इनकी सीट को आरक्षण कर दिया गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 330 के बाद 331, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को आरक्षण। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षित होता है ना। एंग्लो इंडियन के, एंग्लो बने अंग्रेज, इंडियन बने भाई भारतीय, तो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन, तो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ये कौन होते हैं? अंग्रेज और इंडियन के बच्चे, अर्थात ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में से कोई एक तो अंग्रेज था या कोई एक भारतीय था। ठीक, दोनों अंग्रेज या दोनों भारतीय नहीं, कोई एक अंग्रेज होगा, जैसे माता पिता में कोई भी एक अंग्रेज तो दूसरा भारतीय, कोई भी एक भारतीय दूसरा अंग्रेज हो,
जिसके माता पिता में ऐसा कॉम्बिनेशन था, बस तो उसके जो बच्चे हुए हैं उनको भी अपनी बात रखने के लिए लोकसभा में उस सीट मिले, इसलिए ऐसा फैसिलिटी किया गया, इनक्लेव सीट आरक्षित किया गया। वर्तमान में इसको हटा दिया गया है क्योंकि अब उचित प्रतिनिधित्व ऐसे ही प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए अब ये चीज को हटा दिया गया है संशोधन करके। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC और ST को आरक्षण, जैसे आप लोकसभा में देखें, अब विधानसभा में देखेंगे 30, 31, 32, 33। तो जैसे लोकसभा में SC ST को आरक्षण है, वैसे ही विधानसभा में SC ST को आरक्षण है, उसमें 330 में से 332 में। आगे बढ़ते हैं। और 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन भारतीय को आरक्षण, जैसे उसके 331 में है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को आरक्षण, वैसे विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को आरक्षण। तो अब क्लियर हो गया। 30 और 32 लोकसभा विधानसभा में SC ST का आरक्षण, 31, 2, 33 में आपके एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, 2 और 1 सीट। क्लियर। तो 30, 31, 32, 33 हो गया, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में लोकसभा शब्द है, नीचे आपकी विधानसभा सीट है, बाकी आगे का पूरा लाइन सेम टू सेम ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि 10 वर्ष। इनकी जो आरक्षण दी जा रही है, इस आरक्षण की अवधि 10 वर्ष है, मगर आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बोल के दिए गए हैं, मगर ऐसा है नहीं, हर बार इसको बढ़ा दिया जाता है। अब ये राजनीतिकरण का शिकार हो चुका है, आरक्षण जो शब्द है अब ये राजनीतिकरण का शिकार हो गया है ना। किसी बहुत बड़े राइटर ने ये बात कहा था, जब हमारे यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हो गया कि हम SC ST हैं, हमको SC ST के आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, सब प्रोटेस्ट हो रहा था। तो किसी बहुत बड़े राइटर ने, विदेश के थे, उन्होंने कहा ये बात को कि उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता जिस देश के लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ साबित करने में जुटे हुए हैं। कहने का मतलब, जिस देश के लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ साबित करने में जुटे हैं, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता, है ना भाई। जिस देश के लोग अपने आप को बोल रहे हैं भाई हम पिछड़े हुए, हम पिछड़े हुए, हम पिछड़े हुए, ये मानसिकता से ग्रसित है, वो सही मायने विकास धारा हम कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे विकास में काम कर पाएंगे। वही सब नेतागिरी से हट के पढ़ने लिखने, कुछ अपने दम पे करने का अगर विचारधारा रखते, तभी तो भैया देश आगे बढ़ता ना। यस, हाँ, उनके जो प्रतिनिधि चुन रहे हैं उनको उनके लिए पक्ष रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, जब हम विकास में मुख्य धारा में आ जाएंगे तब तो अलग बात है, मगर जब तक नहीं आए हैं तो हमारी सीट रिजर्व रहे, सीट हमारे आरक्षित हो, सीट मिले। और जनता को ये काम नहीं करना चाहिए। जनता ने जिसको प्रतिनिधि बनाया है, जिसको विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, उनको अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि हमें आरक्षण चाहिए SC ST के लिए, ये जरूरी है। क्लियर। तो जनता ये बात ध्यान रखे कि आप जिसको नेता बनाया, प्रतिनिधि बनाया, उनको ही केवल मुख्य पटल पर अपनी बात रखने दीजिए। आप इन सब चीजों में संलिप्त मत होइए। आप सब देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खुद के बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको अच्छी तजुर्बा देने के लिए ध्यान दीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर अधिकांश तो हम SC ST वर्ग में ही ऐसी स्थिति में है जो अपने बच्चों को पढ़ाने लायक भी धन अर्जन नहीं कर पाते हैं, धन दौलत नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो दयनीय स्थिति है तो सरकार की जो मुख्य फैसिलिटी है, जो फ्री में बहुत सारी चीजें दे रही है, पढ़ाने की, लिखाने की, हर एक चीज की, उसकी फैसिलिटी उन तक जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत गरीब है, दयनीय है, उन तक उनके जो प्रतिनिधि, जो विधायक सांसद बन के आज ऐश कर रहे हैं, वो क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने ही जो भी SC ST वर्ग से जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, पार्षद बनते हैं, सरपंच बनते हैं, उनसे बात पूछना चाहिए कि तुम हमें क्यों नहीं जागरूक कर रहे हो, तुम हमें क्यों नहीं बता रहे हो भैया कि सरकार ने इतना सारा फ्री में फैसिलिटी दिया हुआ है, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, हर एक चीज का, जीने से लेकर मरने तक की सरकार की योजनाएं हैं। मगर लोगों को इसका नॉलेज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जिसको प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, वो प्रतिनिधि ही उनका खुद का भक्षक बन जाता है। जिसको रक्षक बनाए थे वो भक्षक बन गया, उसी अपना जेब भरने पे ध्यान देने लग गया, अपने समुदाय वर्ग जिन्होंने उसको उस पद को प्राप्त करने में उनकी मदद की, जिन्होंने उनको उस पद पे बैठाया, उनको ही भूल जाता है। इसलिए आपका वास्तविक दुश्मन, अगर आपके समाज में कुछ चीज कुरीतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो आपका वास्तविक दुश्मन आपके द्वारा ही चयनित, आपके ही वर्ग का नेता है, प्रतिनेता है। इसलिए बोला था ना मैं कि मतदान जब भी करें समझ करके करें, जात पात देख के ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 334 में आरक्षण की अवधि हो गया। आते हैं 335 में। संघ एवं राज्य सेवाओं के अधीन पदों पर SC ST को आरक्षण। तो 335 में है संघ व राज्य सेवाओं के अधीन, जो भी आपके केंद्र का गवर्नमेंट जॉब है, ये राज्य का जो गवर्नमेंट जॉब है, उसके अधीन जो पद होंगे, पदों की प्राप्ति, पदों पर SC ST को आरक्षण, है ना। तो पदों पर SC ST का आरक्षण, जैसे 5 डिप्टी कलेक्टर का पद है तो 2 पद उसमें से ST के डिप्टी कलेक्टर के लिए रिजर्व,
ये पदोन्नति में भी आरक्षण होता है ना, कि प्रमोशन पहले, पदोन्नति पहले SC ST वर्ग के व्यक्ति को दिया जाए, वही सब चीजें। तो 335 में है केंद्र व राज्य सेवाओं के अधीन कोई भी पद है, उस पद पर SC ST को आरक्षण प्राप्त होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 335 के तहत। तो 335 का प से 35 प से पद पे आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। तो 30, 31, 32, 33 आपको याद था। 34 में आरक्षण की अवधि है, 35 में आपका प से 35, प से पद में आरक्षण। बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था और कहा? लोकसभा में। तो 330, 30, 30, 30, 330, 30, 30। यहां अगर बोल दे तो भैया विधानसभा तो हो जाता 332। यहाँ बोलते अगर लोकसभा में ही 2 एंग्लो इंडियन के लिए 331, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के लिए तो हो जाता 333। आगे बढ़ते हैं। 4 रिवीजन करवा दिया। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है? तो जो गलत है उसको आपको बताना है ना, जो सही है उससे सीख लेना है। क्लियर हो गई बातें? यस, जो गलत है उसको आप सीख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो गलत है उसको छांटना है ना, गलत तरीके से सुमेलित है उसको आपको बताना है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण सही है। 331 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण गलत है। 334 सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि 70 वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। और 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा। ठीक। 30, 31, 32, 33, 34 में है आरक्षण, सीटों का आरक्षण आप पढ़े ही थे। यस, 34 सही। प से 35 में प से पदों के लिए आरक्षण, ये भी आप सुने थे, ये भी सही। अब भैया 30 में ये लोकसभा वाला बात सही, केवल बी गलत है। बी गलत है। क्लियर हो गई बात? और 34 का जो सीटों का आरक्षण है दोस्तों, उस पर विशेष प्रतिनिधित्व ये 70 वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अर्थात बोला गया था जब से नियम बना तो आज से 70 साल बाद ये चीज हट जाएगा, मगर नहीं हटा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338, इसको देख लीजिए। आपने 330, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 सब आते हैं 338 पे। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अर्थात कहीं बोल दे कोई कि SC आयोग, शेड्यूल्ड कास्ट आयोग, कमीशन किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग या शेड्यूल्ड कास्ट आयोग के बारे में प्रावधान किया गया कि एक आपका SC आयोग होना चाहिए 338 में। 2003 के 89वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 338 में ए को जोड़ा गया, जिसके तहत अनुसूचित जातियों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। और वही राष्ट्रीय आयोग आपका है अनुसूचित जाति आयोग। 338 के तहत प्रावधान किया गया 89वां संविधान संशोधन सन 2003। 2018 के 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 बी, एक बार बी को जोड़ा गया, जिसके तहत पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। पिछड़े वर्ग मतलब बोलता हूँ अन्य पिछड़े वर्ग, OBC के लिए। ठीक, तो ये 102वां संविधान संशोधन 2018, वो 89वां संविधान संशोधन 2003, 102वां संविधान संशोधन 2018। अनुच्छेद 338 के बाद आते हैं 341 पे। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में किसी भी जाति को राज्यपाल की सलाह से अनुसूचित जाति या सूची में शामिल कर सकता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 341 ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी जाति को राज्यपाल की सलाह से अनुसूचित जाति सूची में शामिल कर सकता है, यानी कि SC लिस्ट में घोषित कर सकता है, यानी उसको शेड्यूल्ड कास्ट घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति जी राज्यपाल की सलाह लेकर के किसी भी जाति को शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। तो ये पूछता है कि किसी भी जाति को शेड्यूल्ड कास्ट घोषित करने की अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सलाह कौन देता है? राज्यपाल देता है। किस अनुच्छेद में? तो 341 में।
आइए, अनुच्छेद 342, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर सकते हैं। तो 341 के तहत अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। तो 341 और 42 आपको याद होना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। 341 में एससी घोषित कर सकते हैं, 342 में एसटी घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी। तो 41 42 आपको याद रहेगा। 38 में आप देख लीजिए कि आयोग होगा, ये वाला बात है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संघ सरकारों को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी? तो कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी? बहुत टफ क्वेश्चन। चलिए, आप में सबको लगता है ना बहुत पढ़े हुए हैं, चलिए आप ही बताइए कौन सा आयोग, कौन सा अनुच्छेद है वो? आप बहुत पढ़े हैं, बहुत सारे कोचिंग से पढ़े हैं, बहुत सारे ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब बताइए, मैं आज भी देखना चाहता हूं आप में से कितनों से बनता है क्वेश्चन कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा? ऑप्शन दे दीजिए। 340, 341, 342, 339। तो 39, 40, 41, 42 कौन सा है वो अनुच्छेद? मैं अभी पढ़ाया हूं फिर भी नहीं बनेगा आपसे, मैं तो बता रहा हूं, मेरे को पता है ना नहीं बनेगा। यही तो दिक्कत है, आप लोग अपने आप को परख ही नहीं रहे हैं, अपने आप को जांच ही नहीं रहे हैं। आप कब तक अपने आप को धोखे में रखेंगे? खुद बताइए। बाहर आइए, पढ़िए, यहीं से बनेगा एग्जाम में क्वेश्चंस, है ना। आंसर दोस्तों इसका ए 340। 340 दिया नहीं था, इसलिए उसको उस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ऐड किया, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ वापस जाके कि हम 38 का 41 पढ़े थे, मगर 40 नंबर पे वो क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 340 से। हो गया अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा। कि पिछड़े वर्गों की क्या दशा है भैया, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं अनुच्छेद 340 के तहत केंद्र सरकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद खालिस्तान की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आंसर 328 ए, 338 बी, 338 ए, 328 बी। बताइए भैया आंसर किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन किया गया था? याद कीजिए, मैं पढ़ाया हूं 338 ए एक पढ़ाया हूं, 338 बी एक पढ़ाया हूं। 338 बोलता है कि एक आपके राष्ट्रीय आयोग के गठन कर सकता है, राष्ट्रीय आयोग गठन किया जाएगा। फिर 338 ए में आप पढ़े थे, 338 बी में आप पढ़े थे। तो ए में आपका शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बात किया गया था, तो बचा कौन? अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 338 बी। 338 बी दिखाता हूं आपको एक झलक, पढ़े देखिए फिर भी 338 ये रबी। अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया जिसके तहत पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया जा सकता है। या तो 89वां संविधान संशोधन 2003 या तो 102वां संविधान संशोधन 2018। यहाँ पे केवल राष्ट्रीय आयोग किसके लिए बात किया गया था? अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए। और यहाँ बात किया गया था, देखिए 338 में एससी के लिए हो गया, 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए हो गया, 338 ए में आ गया भैया, हाँ ए में आप देख रहे हैं 338 ए में एसटी के लिए हो गया, एसटी के लिए। और 338 बी में आपके ओबीसी के लिए हो गया, ओबीसी के लिए हो गया, पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक। तो 338 में एससी, 338 ए में एसटी, 338 बी में ओबीसी, तीनों के लिए बात हो गई, ठीक। आइए 338 बी, 338 बी ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। राष्ट्रीय संविधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए खालिस्तान द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। मैंने कौन से संविधान संशोधन ये पूछ रहा है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 338 ए लाया गया? 338 बी तो 102वां संविधान संशोधन सन 2018 के द्वारा लाया गया।
तो भैया वो तो बी में लाया गया था ये वाला 102वां संविधान संशोधन 2018 338 बी के द्वारा ओबीसी के लिए लाया गया था आयोग बनाने का। तो ए का बात करें में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 था, यानी कि आंसर ए होगा मेरे दोस्त, आंसर ए हो गया। क्लियर? आइए चलिए, आपका कंटेंट इतने में ही ये वाला खत्म हो गया है ना। चलिए, तो अब क्योंकि आज के क्लास में आपका टाइम बचा है तो मैं देखता हूँ अब आपको मैं पूरे 22 भाग रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, 22 भाग, उनके नाम उनके अनुच्छेद रिवीजन करवा देता हूँ, और टाइम और बचेगा तो आपको अनुसूचियां भी एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको सब कंठस्थ हो जाए। वो देखते हैं टाइम कितना बचा है। चलिए, रिवीजन हो जाएगा, टाइम अभी बहुत हमारे पास बचा हुआ है। ठीक, और सबसे पहले मैं मेरे नोट्स से कुछ चीजें आपके लिए पढ़ा दूं, देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए मुझे अगर मेरे नोट्स से तो। चलिए, अब आप जो पूरे पढ़े हैं इस पूरे को मैं एक बार चार्टिंग बना के आपको दे रहा था ताकि आपके दिमाग में पूरे स्पष्ट रूप से छप जाए। मेरे नोट्स से बनवा देता हूँ। अभी आप पढ़े क्या है? अभी आप पढ़ रहे हैं भाग, संविधान का भाग 16 है ना, अन्य वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध। तो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध। देखिए पूरा चैप्टर कैसे रिवीजन होगा, केवल एक पेज में। पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध। ठीक भाई, अनुच्छेद है आपका 330 से 342 तक। अनुच्छेद 330 से 342। लिख लीजिए, जिसमें मेन मेन है उसे आपको लिखवा देता हूं मैं। अनुच्छेद 330, ठीक है, अनुच्छेद 330, 30 के बाद 331, फिर 332, 333, 30, 31, 32, 33 हो गया। जोड़ी बनाते हैं इसका, जोड़ी, ये जोड़ी। ठीक, चलिए फिर लिखिए 338, 338, 338 ए, 338 ए, 338 ए के बाद 338 बी भी था, 338 बी भी था, है ना। हो गया। लेते हैं 340 भी इसी जुड़ा हुआ इसलिए इसको ले लेते हैं एक साथ। 40, फिर 341, 341 और 342 हो गया। यस, आइए अब कुछ चीज़ आपको हिंट में बता देता हूँ मैं। सबके लिए कुछ हिंट्स लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से। वो पूरा चार्टिंग जब आऊँगा पूरा चार्ट से सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। पहले शुरू दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं लोकसभा से, फिर इधर दोनों नीचे वाले जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपके जुड़े हुए हैं विधानसभा से। तो ये लोकसभा जुड़े हैं दोनों, विधानसभा से जुड़े हैं दोनों। ठीक, फिर ये तीनों आपके जुड़े हुए हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चालीस लिख देते हैं, 40।
ये तीनों जुड़े हुए आपके किससे? आयोग से। किससे? आयोग शब्द से। आयोग शब्द से। पूरा फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ आपको मैं, इस फ्लो चार्ट से आपको कभी भी आसानी हो जाएगी। ठीक, और फिर ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके घोषित से, घोषणा से या घोषित। ठीक है, घोषित से। ठीक, चलिए तो पहले के दो 30 31, 30 से चालू के 30 31 लोकसभा से, 32 33 विधानसभा से, 38 38 से 340 आयोग से, और 341 42 घोषित से। अब क्या है इन सब का मतलब, छोटे छोटे पॉइंट्स का, आइए वो भी आपको लिखवा दूं मैं। देखिए, लोकसभा, यह भी लोकसभा, इसमें सिद्ध लिखिए, इसमें यह लिखिए। पहले लोकसभा में लिखेंगे अब क्या? SC ST को आरक्षण। पहला आरक्षण वाला बात है SC ST के लिए। लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, इसको अच्छे से और लिख देते हैं, रुकिए। लोकसभा चुनाव में SC ST को आरक्षण, ये ठीक है। और ये आपका लोकसभा में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय बढ़ गया की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा। चलिए, उचित प्रतिनिधित्व न होने पर। तो पहले में क्या है? लोकसभा चुनाव में SC ST का आरक्षण, फिर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा करते हैं 331 के तहत। बात इस पे, इन दोनों बात सेम टू सेम इस पे आते हैं हम लोग। देखिए, लोकसभा जुड़ा है दोनों, लोकसभा लोकसभा, ये दोनों विधानसभा कर दीजिए। विधानसभा ऊपर वैसे चुनाव, वैसे यहाँ लिखिए चुनाव में, चुनाव में, ठीक, सब चीज सेम रहेगा, बस लोकसभा से विधानसभा हो गया। विधानसभा, विधानसभा में यहाँ देखिए SC ST को आरक्षण, या SC ST के लिए सीट आरक्षण। ठीक, और यहाँ भी आपको क्या है? चुनाव में 1 आंग्ल शब्द, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति वैसी होगा, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति, की नियुक्ति, नियुक्ति, मगर राष्ट्रपति जी लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल जी द्वारा। राष्ट्रपति जी हैं, और विधानसभा वाले केस में राष्ट्रपाल, राज्यपाल जी हैं। ठीक, चलो दोस्तों, लाइट गुल हो गई है, तो लाइट आएगा तो क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। बाकी आप समझिए, पूरा चार्ट बनाओ, उस चार्ट से आपको एक एक चीज याद हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक, चाहिए। लाइट आ गया भाई, तो क्लास फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो लिखा हुआ उड़ जाता है, तो फिर मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए। आपको पूरा फ्लो चार्ट बता रहा था मैं सर, भाग 16 का, भाग संविधान का भाग 16, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। चलिए, अनुच्छेद 330 से 342 तक, इसमें हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें सर आपका अनुच्छेद
ये अनुच्छेद का लिस्ट पूरा निकलेगा, अनुच्छेद, ठीक, नीचे रहेगा तो अनुच्छेद 330, 331, ठीक, थोड़ा इसको बस लिख लेते हैं, अनुच्छेद 330, 331, 330, 330, 331, ठीक है, 332, 333, पूरा देखिए चार्ट, 332, 333 पूरा चार्ट बनने के बाद आपको पूरा हटा गया रहेगा, 30, 31, 32, 33, ठीक है, 338, 338 ए, 338 बी हो गया, और 341 और 342, इन दोनों का एक सेट बनेगा, इन दोनों का एक सेट है, इन तीनों का एक सेट है और इन दोनों का एक सेट है। इन दोनों एक सेट में आप लिखिए लोकसभा से जुड़ा हुआ है ये दोनों आपका विधानसभा से जुड़ा हुआ है, विधानसभा जुड़ा हुआ है, ये आपका पूरा जुड़ा हुआ आयोग से जुड़ा हुआ है, आयोग से, ठीक, इसमें आयोग से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों जुड़ा हुआ है आपका घोषित करने से। क्लियर? आइए लिख लीजिए, लिखिए लोकसभा, यहाँ लिखिए लोकसभा, लोकसभा चुनाव में SC और ST के लिए आरक्षण, तो लोकसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षण होगा, तो लोकसभा के चुनाव में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण लिखने के, सीट का आरक्षण लिखते हैं, चलिए ये आरक्षण, ठीक है, समझ जाएंगे आप, के लिए आरक्षण, चलिए फिर यहाँ पे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, AI माने एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति अनुच्छेद 331 में, नियुक्ति किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हो गया, चलिए जैसे दोस्तों यहाँ था लोकसभा, अब यहाँ सेम टू सेम बस विधानसभा आएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। देखिए कैसे, ठीक, छोला क्लास लिख देते हैं, ये विधानसभा, ये चुनाव में था, यहाँ भी लिखिए चुनाव में, सेम टू सेम वैसे ही पूरा दिमाग छप जाएगा किस अनुच्छेद में क्या क्या है, पूरा चार्टिंग बना रहा हूँ। यहाँ लोकसभा में तो नीचे विधानसभा में, वहाँ पे आपको SC ST के आरक्षण, तो सेम टू सेम ऊपर जैसे लिखिए SC ST के लिए आरक्षण, अर्थात विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, जैसे लोकसभा चुनाव में SC ST के लिए आरक्षण है, वैसे यहाँ विधानसभा चुनाव में SC ST के लिए सीट आरक्षण। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वैसे विधानसभा में एक साथ कहते हैं, है ना, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है, वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल जी द्वारा। क्लियर भैया? देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, 30, 31, 32, 33, बस यहाँ लोकसभा या विधानसभा की सब चीज सेम है, यहाँ बस 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, बस अंतर उतने का ही। तो बोलेगा किस अनुच्छेद 330 में लोकसभा चुनाव में SC ST के लिए आरक्षण है, 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, 332 में विधानसभा चुनाव में SC ST के लिए आरक्षण है, 33 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल जी करेंगे। अब यहाँ लिखा आयोग, यहाँ लोकसभा से बन गया, ये विधानसभा से बन गया, हिंट है यहाँ केवल आयोग से जुड़ा 38 से 38 भी। अब तीनों को लिख लीजिए एरो करके, पहले वाले लिखिए केवल SC, समझो SC पहले ST था ना, SC पहले फिर ST, तो SC लिखिए, फिर लिखिए ST और फिर आगे OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST OBC, उससे लिखिए SC आयोग, ST आयोग और दोस्तों आपका OBC आयोग।
स्पष्ट। संविधान के अनुच्छेद 338 में एससी आयोग के बारे में बात किया गया कि एक एससी आयोग होगा। 338 में एसटी आयोग के बारे में बात किया गया। 338 बी में ओबीसी आयोग के बारे में बात किया गया। इस ओबीसी आयोग से ही एक बात और जुड़ा है अनुच्छेद 340 में कि भैया अदर बैकवर्ड क्लास की दशा की जांच के लिए समिति का गठन कर सकता है आपका संसद। तो 340 में और उसको छोड़ दीजिए, केवल आयोग को देखिए। क्लियर? हाँ सर, आयोग शब्द से 3 आयोग मिल गया, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग। 338 से 338 बी, आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। रहा लास्ट घोषित 341 342 घोषित वाला, इसको देख लेते हैं। इसको लिखिए एससी, इसको लिखिए एसटी, ये है ना? देख लेता हूँ मैं क्रॉस चेक। तो किसी भी जाति को राष्ट्रपति चाहें तो अनुच्छेद 341 के तहत किसी भी जाति को अगर राष्ट्रपति चाहें तो अनुच्छेद 341 के तहत एससी घोषित कर सकते हैं, और किसी भी जाति को अगर राष्ट्रपति चाहें तो अनुच्छेद 342 के तहत एसटी घोषित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। किसी भी जाति को एससी या एसटी घोषित कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। कौन भैया? तो राष्ट्रपति जी। तो अनुच्छेद 341 के थ्रू, अनुच्छेद 341 के थ्रू किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। क्लियर होगी बात? तो देखिए आपके सामने पूरा एक चार्टिंग बना के मैंने दे दिया है। इस चार्ट से आपको अभी पूरा भाग 16 समझने में एक पेज में पूरा क्लियर हो गया आपको कि आप कभी भी हिंट की दिक्कत नहीं होगी। कितने भटकाएगा? 338 से भी 40-42 से घुमाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बस 4 की पॉइंट याद रखना। कौन से 4 की पॉइंट? पहला 2 को पॉइंट लोकसभा, फिर आपका विधानसभा, फिर आपका आयोग, और चौथा है घोषित। ये 4 की पॉइंट से आपका सब बन जाएगा। ठीक, इसमें भी सब में 2 अनुच्छेद हैं, बस इसमें आपका 3 अनुच्छेद आयोग वाले में, क्योंकि भैया आयोग में आयोग है, 3 शब्द इस करके आप ध्यान रख लेंगे। चलिए, तो पूरा आपका भाग 16 इस एक छोटे से चार्ट से आपका रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसा चार्ट जब बना के मैं देता हूँ, इस चार्टिंग से आपको बहुत आसान होता हो कोई भी चीज समझने में, याद रखने में। देखिए, इसके अंदर की गहराई की बात से क्वेश्चन तो आ रहा है, मगर ऊपर जब आपको याद रहना चाहिए तो याद इससे रहेगा, और जिससे क्वेश्चन आ रहा है गहराई से, वो दोस्तों आपको डिटेल जब पढ़ाता हूँ उससे पता बन जाएगा, है ना? दोनों चीजें आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि याद रहेगा तब तो आप अंदर गहराई को देखेंगे। चलिए, तो आज आपको दोनों चीज हो गई भैया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको एक काम करते हैं, कट कर लेते हैं। हो गया क्लियर? चलिए, इतना तो उम्मीद करता हूँ याद हुआ होगा आपको, और आप लोग देख भी लिए होंगे। अब एक काम करते हैं, मैंने जो बोला था बात, उस बात को मैं कंप्लीट कर दूं अपना पूरा। अब हम एक काम करते हैं, आज फिर से अब हम लोग 12 अनुसूची, जो संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची हम पढ़ लेते हैं, फिर हम 22 भागों की एक झलक देख लेंगे। ठीक, तो इसी क्लास में हमारा इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम, इसका 12 अनुसूची का रिवीजन, और दोस्तों अगर कोशिश करेंगे तो 22 भागों का रिवीजन भी हम कर लेंगे। ठीक, आइए। ठीक है, आइए। संविधान में आपके 22 भाग 12 अनुसूची है। ठीक, तो 12 अनुसूचियां लीजिए भैया। पहली अनुसूची, ठीक सर, पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची भैया आपको इसी का एग्जैक्ट ऐसे ही पूछता है। अरे भाई, आप बोले भारत का संविधान में 12 अनुसूची है, तो भारत का संविधान में सबसे पहला शब्द है भारत। भारत के हर एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित भूखंड को ही तो आप भारत बोल रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी में एक निश्चित क्षेत्र है ना, उसी को तो आप भारत बोल रहे हैं, इसलिए सबसे पहला अनुसूची में आता है निश्चित क्षेत्र। निश्चित क्षेत्र से उसी क्षेत्र वाले शब्द से आपको याद रहा, हिंट इसमें संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, देखिए याद हो जाएगा पूरा एकदम फिंगर टिप पे। तो इसी क्षेत्र से आपको बन गया कि हाँ भाई सबसे पहले अनुसूची कौन सी है? सबसे पहले अनुसूची ये है कि पहले डिसाइड तो कि भारत का संविधान लिखना है तो कौन से क्षेत्र पे लागू होगा, इसलिए सबसे पहला ही अनुसूची है, अनुसूची 1 में है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, अर्थात क्षेत्र से पहले आता है।
क्योंकि मैं आपको जो खड़ा पढ़ा रहा हूँ पहले किसी निश्चित क्षेत्र में खड़ा हूँ तभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे खड़े होने का भी आधार क्षेत्र है, पूरे संविधान के बनने का आधार वो क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में पूरा संविधान लागू होगा, जिस क्षेत्र तक संविधान की सीमा होगी, जिस क्षेत्र तक वो अपने आप को लागू कर पाएगा अपने अधिकारों को। ठीक है, इस सबसे पहले अनुसूची में आता है संघ राज्य उसके क्षेत्र, तो क्षेत्र से पहला वाला क्या हम क्लियर हो गया। आते हैं अनुसूची 2 में, देखिए कितना आसानी से आपको याद होगा। जब आप किसी क्षेत्र में है तो पूरे भारत सरकार का क्षेत्र आप देख लिया, सर भारत की ये सीमा है, ऐसे करके हमारी सीमा है, ठीक है सर, ऐसे हमारी सीमा है, ऐसा हमारी सीमा है, ठीक है, ये हमारा हो गया क्षेत्र। हमारे क्षेत्र ऐसे नहीं रहेगा, आपको पूरा संविधान इसमें बनाना है, संविधान के अनुसार पूरी क्रियाकलाप इसमें करनी है, तो फिर उसके लिए आपको कौन चाहिए, इसके अंदर सब व्यवस्था चलाने वाली कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसमें काम करने वाले कर्मचारी, सबके सब। कोई कर्मचारी ऐसे ही आपके क्षेत्र को संभालने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, उसको हर एक काम करने के लिए आएगा क्या? नहीं। तो कोई कर्मचारी आपके यहाँ काम क्यों करेगा? कोई कर्मचारी आपके भारत क्षेत्र में काम क्यों करेगा? जब उसको भैया वेतन मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा तभी करेगा। यस, इसलिए अनुसूची 2 जाता है, वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इस क्षेत्र में काम करने वाले को जब लालच दिया गया ताकि लोग आए काम करने, तो अनुसूची 2 है वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब एक बात आप बताइए मुझे, सर ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र में काम करने के लिए वेतन और भत्ते लेकर के लोग आ भी गए काम करने, मगर सरकार ने, हम लोगों ने बुला तो लिया इनको कि चलो यार तुम काम करने आ जाओ, तुम कलेक्टर बनो, तुम डिप्टी कलेक्टर बनो, तुम सांसद बनो, तुम राष्ट्रपति बनो, ये सब चीजें हो गई। फिर मुद्दा ये हो कि हम लोग इनकी ईमानदारी पे यकीन कैसे करें कि इन लोग इस क्षेत्र में पैसा लेने के बाद भी ईमानदारी से काम करेंगे? डाउट तो होने वाली बात है। ऐसे कैसे हम इन पे यकीन करें? तो हम बचपन कैसे बोलते थे, ले तो विद्या कसम खा तू चोरी नहीं की है मेरा पेंसिल, ले तो माँ कसम खा, ले तो बहन कसम खा, ले तो गाय कसम खा। यस दोस्तों, जैसा बचपन में जो प्रिंसिपल अपनाते थे, इंसान ने यहाँ भी वही प्रिंसिपल अपनाया कि तू पैसा लेके भी ईमानदारी से काम करेगा, मैं कैसे मानूं? चल कसम खा, चल शपथ ले। इसलिए अनुसूची 3 है शपथ, शपथ एवं प्रतिज्ञा, शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक, यस, हो गया। पहले भैया उस क्षेत्र में वेतन और भत्ता लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उससे आप शपथ और प्रतिज्ञा दिलवा रहे हो कि बताओ तुम ईमानदारी से काम करो, चलो कसम खाओ। इसलिए अनुसूची 3 शपथ और प्रतिज्ञान हो गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब मुद्दा है, ठीक है देश एक क्षेत्र हो गया, वहां लोग आ गए सैलरी लेकर के काम करने, फिर आप कसम खिलवा दी कि ईमानदारी से काम करना, अब सब आ गए। अब देखा गया देश में सब काम चलाना है, तो सबसे पहले हम किसके लिए काम करें? सबसे पहले हम किन के लिए काम करते? तो अगर आप देश में नेता होते, राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री, आप सबसे पहले किसके लिए काम करते? सर मैं तो सबसे पहले उसके लिए काम करता हूँ जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है ना? ठीक है, मगर वो काम कर रहे हैं तो काम कर समझ किसको है? सर मैं तो पहले, अगर मैं आप राजा बनेंगे तो राजा हमेशा क्या करता था? सर राजा हमेशा एक अपने लिए मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल इन सेंस अपने जितने भी विद्वान लोग, जैसे आप अकबर देखते हैं नवरत्न है ना, शिवाजी देखते हैं भाई अष्टप्रधान, तो जितने भी बड़े बड़े राजा देखेंगे सब के सब अपने पास विद्वानों का पूरा एकत्र कर लेते हैं कि सब विद्वानों को इकट्ठा अपने पास रखता हूँ और उनकी विद्वानता का प्रयोग करके मैं अपना राज्य चलाऊंगा। बस वैसे यहाँ भी किया गया कि जितने भी हमारे देश के विद्वानों सबको इकट्ठा करो और एक जगह बैठा दो। तो जिस एक जगह सारे विद्वानों को बैठाया गया, जिसे आप विद्वानों की सभा भी बोलते हैं, बताइए आपके पूरे देश में किसे आप विद्वानों की सभा बोलते हैं? सर पूरे देश में आप विद्वानों की सभा बोलते हैं राज्यसभा को। इसीलिए राज्यसभा का निर्माण किया गया और उसमें सारे विद्वानों को बैठाया गया। मगर दिक्कत आने लगी क्या, क्या उन विद्वानों को बैठाएंगे तो यूपी के विद्वानों को कितने विद्वानों को बैठाएंगे और गोवा के कितने विद्वान बैठाएंगे? यूपी इतना बड़ा, गोवा इतना छोटा, यूपी की जनसंख्या इतनी ज्यादा, गोवा की जनसंख्या इतनी थोड़ी सी, तो कहां से हम कैसे किसी को कितने विद्वान किस राज्य के हम बैठाएंगे, किस राज्य के कितने विद्वान हम बैठाएंगे? दिक्कत आने लगी। सब बोले क्या राज्यसभा में काम करो, आप लोग सीटों का आवंटन कर दो, सीट बांट दो कि यूपी के लिए इतना सीट, यूपी से इतना जनसंख्या, इतनी जनसंख्या पे इतने सीट वहां पे रहेंगे, जनसंख्या के आधार पर बांट दीजिए, जितने जनसंख्या उसके आधार पर उतनी सीट बांट दीजिए। यूपी में ज्यादा जनसंख्या तो वहां ज्यादा सीट, गोवा में कम जनसंख्या तो गोवा में कम सीट, इससे बहस भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कर देते हैं, सीटों का आवंटन कर देते हैं ताकि विद्वान लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो इसलिए आया अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन।
अनुसूची 4 है कि भाई राज्यसभा में अपने सीटों को बंटवारा कर दिया कि भाई तुम इस राज्य से इतने सीट है, इस राज्य से इतने सीट है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसका राज्यसभा में उतना सीट रिजर्व। अब वहां सब विद्वान आके यहाँ बैठेंगे, विद्वानों की सभा राज्यसभा में। अब जब विद्वान लोग बैठ गए तो वही बात जो मैं आपको समझाया था कि सबसे पहले विद्वान लोग किसके लिए काम करेंगे। विद्वान वही व्यक्ति वही है जो सबसे कमजोर तबके वर्ग के लिए सबसे पहले काम करे, जो सबसे कमजोर सबसे पिछड़ा है, सबसे एकदम पिछड़ गया है, छूट गया, एकदम कमजोर वर्ग है, उसके विकास के लिए काम करे। तो सबसे पिछड़े वर्ग कौन से हैं? सबसे ज्यादा पिछड़ कौन गए थे सर? समाज की मुख्य धारा से सबसे ज्यादा पिछड़ गए थे वह आदिवासी समुदाय, वह जनजाति समुदाय जो जंगलों में निवास करती है। न उन तक शिक्षा पहुंच पाई, न स्वास्थ्य पहुंच पाया, न सड़क, न पानी, न बिजली, न कुछ नहीं। तो सर सबसे ज्यादा पिछड़े हमारे देश में कौन थे? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस अनुसूची 5 और 6 दोनों को साथ में लिखिएगा। यहाँ लिखिए एसटी, यहाँ लिखिए एसटी, यहाँ लिखिए एसटी संपूर्ण भारत के, एसटी संपूर्ण भारत, और यहाँ लिखिए एसटी संपूर्ण भारत के। अब संपूर्ण भारत के एसटी के लिए तो अनुसूची 5 में एसटी संपूर्ण भारत के एसटी के लिए इन विद्वानों ने तो प्लानिंग बना ली कि ठीक है भैया इनके लिए हम काम करेंगे। मगर भारत में भी घूमने निकले तो देखिए कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के जो एसटी है उनके लिए अलग तरीके से हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत दुर्लभ जगह में रहते हैं और उनकी संरक्षण की बहुत जरूरत है, तो उनको हम विशेष दर्जा देते हैं। इसलिए उनके लिए दिया गया भाई कुछ एसटी हैं। कौन कौन से राज्य के? AMTM के, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी। इनके लिए अनुसूची 6 में विशेष दर्जा दिया गया। तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। इससे फायदा क्या है? ये देखिए एक तो सब नॉर्मल एसटी हैं, सब जगह नॉर्मल पर मैदानी क्षेत्रों के, पठारी क्षेत्रों के, तो इनके लिए विकास कार्य करना तो आसान है, पहले से थोड़ा जुड़ चुके हैं। और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो एसटी हैं इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए अनुसूची 6 में केवल उनको रखा गया जिनके ऊपर विशेष सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा ध्यान इनके ऊपर देना मतलब सबसे ज्यादा इनके लिए फंडिंग निकलेगा, सबसे ज्यादा सरकार इनके विकास के लिए काम करेगी। तो कोई भी आदिवासी समुदाय या कोई भी एसटी जनजाति समुदाय या समूह क्या चाहेगा, मैं अनुसूची 5 के तहत संपूर्ण भारत वाले एसटी में आऊँ या अनुसूची 6 के तहत केवल गिने चुने वाले एसटी के समूह में आऊँ। भाई क्लास है जिसमें पूरे 500 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास जिसमें केवल 4 बच्चे बैठे हैं, आप किस क्लास में जाना चाहेंगे? दोनों में सेम क्वालिटी के टीचर पढ़ाते हैं, तो जहाँ केवल 4 बच्चे बैठे हैं वहां पढ़ना चाहेंगे ताकि मुझ पर भी टीचर पर्टिकुलर ध्यान दे सके। क्योंकि टीचर अगर 5 बच्चे हैं तो 5 पे पर्टिकुलर ध्यान दे सकता हूँ, अगर 500 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए वैसे ही भारत में हर एक जनजाति समुदाय अपने आप को अनुसूची 5 से निकाल के अनुसूची 6 में डालने के लिए प्रयत्नरत रहता है। ग्रुप उसका वही कोशिश करता है जो कि आप पीछे पढ़े भी है मुझसे। इसलिए अनुसूची 5 और 6 भी आप देख लिए। तो राज्यसभा विद्वानों ने देखिए एसटी समुदाय के विकास के लिए काम करना चालू किया, एक एसटी संपूर्ण भारत के विकास के लिए, एक एसटी आपके एएमटीएम के लिए। मतलब जैसे ही इस राज्यसभा ने इन एसटी समुदायों का लिस्ट बना दिया कि संपूर्ण भारत के एसटी, ये आपके असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के एसटी, इन लिस्ट में जो है इनके विकास के लिए जाओ, सरकार में जो एम्प्लॉय नियुक्त हुए हैं जाओ तुम लोग काम करने जाओ। जब वो काम करने गए तो टकराव होने लग गया। केंद्र सरकार बोले कि मैं इनके लिए काम करूंगा विकास काम, राज्य सरकार बोले कि मैं इनके लिए विकास काम करूंगा। तो विद्वानों की सभा है, ये विद्वान बोले भाई लड़ो मत। अनुसूची 7 में लड़ो मत, साथ तुम लोग काम करो। अर्थात कुछ बिंदु है जो जिसमें केंद्र सरकार काम करे, कुछ बिंदु है कुछ विषय जिसमें केवल राज्य सरकार काम करे, और कुछ बिंदु विषय जिसमें दोनों मिल के काम करो। इसलिए यहाँ क्या किया गया, अनुसूची 6 से 7 में सूची विभाजन कर दिया गया। सूची विभाजन कर दिया। सूची का मतलब है समझिए कि कुछ विषय है, उन विषयों की सूची है, उन विषय की सूची के जुड़ी हुई शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जैसे रेल सूची, ठीक, रेल एक विषय है, तो रेल विषय के बारे में अगर कोई भी काम करना है आपको तो उसका अधिकार दे दिया गया केंद्र सरकार को कि रेल से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन केंद्र सरकार लेगी। जैसे बात हुई पुलिस एक सूची है, पुलिस एक विषय है, तो पुलिस विषय से कोई भी निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगा। बस वैसे ही दोस्तों अलग अलग विषयों पे अलग अलग बिंदुओं पे शक्ति का विभाजन कर दिया गया, सूची का विभाजन, शक्तियों का विभाजन हो गया, इसको बांट के बनाया गया संघ सूची, ठीक, संघ सूची, राज्य सूची,
और आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए या केंद्र सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसमें कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार या केंद्र सरकार के पास थी। राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसमें कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची में दोनों के देखिए सम माने समान अधिकार है, तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने का अधिकार है, मगर अगर कभी टकराव हो जाए तो वहां भी संघ सरकार ज्यादा ताकतवर होगी राज्य सरकार की तुलना में। तो समवर्ती सूची कुछ न कुछ और नहीं, इसमें दोनों मिलजुल के काम करेंगे, संघ प्लस राज्य। मगर इसमें ज्यादा ताकतवर कौन है, तो उसमें संघ सरकार ज्यादा ताकतवर है राज्य की तुलना में। क्लियर? यस। जैसे अगर रेल हम लेते हैं, रेल संघ सूची में एक विषय है रेल, रेलवे। तो रेलवे से जुड़ा कोई भी डिसीजन संघ सरकार या केंद्र सरकार लेगा। जैसे आगे पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था से जुड़ा कोई भी डिसीजन राज्य सरकार लेगा। यहाँ के समवर्ती में शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में डिसीजन संघ सरकार भी लेता है, इसलिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखते हैं, और राज्य सरकार भी लेता है, इसलिए आप स्टेट यूनिवर्सिटी भी देखते हैं। क्लियर? इस तरीके से। ठीक है, अब सिचुएशन बांटा क्यों, ये राज्य सरकार ने इसलिए बांटा कि तुम लोग इनके लिए विकास काम करो। तो दोनों लड़ने लग गए थे कि मैं करूंगा, ये बोले कि नहीं दोनों में बांट दे रहा हूँ, तुम कुछ पॉइंट पे काम करो, तुम कुछ पॉइंट पे काम करो, कुछ पॉइंट पे दोनों मिलजुल के काम करो। इसलिए 7 से 7 में 7 से सूची विभाजन हो गया। अनुसूची 7 तक आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। याद हो गया? यस, एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। अब अनुसूची 8, अब जब ये केंद्र सरकार के लोग राज्य सरकार के लोग दोनों मिलजुल करके जब गए इन एसटीओ के विकास का काम करने, तो क्या देखें, इनका विकास का काम तो हम तब करेंगे जब हम इनकी समस्या पूछेंगे। जब इनकी समस्या हम पूछेंगे, इनकी समस्या हम जानेंगे, तब तो उसका हम निवारण खोजेंगे ना, कि भाई तुम पिछड़े हो, बताओ क्या क्या चीज की कमी है। तो जब इनसे बात करने गए तो इनकी तो भाषा ही नहीं आती थी। एसटीओ जो हमारा जनजातीय समुदाय है उनकी भाषा आती नहीं थी। तो सबसे पहले इनको क्या समझ आया कि यार सबसे पहले इनके लिए कोई भी काम करना है तो हमें आना चाहिए इनकी भाषा, हमें इनकी भाषाएं आनी चाहिए। इसलिए अनुसूची 8 में डाला गई भाषाएं। वैसे अनुसूची 8 के तहत ही 22 संवैधानिक भाषाएं आपकी हैं। कितनी? 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, जिसमें राष्ट्रीय भाषा आपका हिंदी है, उपराष्ट्रीय भाषा आपकी अंग्रेजी है, मगर इन 22 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। चलिए, ये तो हो गए दोस्तों वह 8 अनुसूची जो संविधान निर्माण के समय ही संविधान निर्माणकर्ताओं ने बना के डाल दिए थे। मगर आगे आने वाले समय के अनुसार जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला गया तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं को, हमारी विधायिका को ये महसूस हुआ कि कुछ नई अनुसूचियां भी जुड़ना चाहिए। इसलिए इस 8 अनुसूची के पश्चात और अन्य 4 अनुसूची बाद में जुड़ी। इसलिए 8 और 4 जुड़ करके टोटल 12 अनुसूची हुई, जिसमें आपके 8 जो थी ये मूल अनुसूची थी, अब 4 अनुसूची बाद में संशोधन के थ्रू जोड़ी गई। तो 8 और 4 12 अनुसूचियां हुई। आइए अब उन 4 अनुसूचियों को भी हम देख लेते हैं इसी एक पेज में। ठीक, अब जब इनके विकास, अब इनकी भाषा भी हम सीख गए। अब जो सरकारी कर्मचारी थे वो शक्ति मिलने के बाद इनकी भाषाएं भी सीख गए। चलो हम तुम्हारा भाषा सीख गए, अब हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो जब इनकी भाषाओं में बात करने गए, एसटीओ के विकास कार्य के लिए सरकारी कर्मचारी बात करने गए, बताओ आपकी समस्या क्या क्या है। तो लोग बताए कि साहब हम सबसे बड़ी समस्या हमारी भूख है साहब, रोटी है साहब, खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी बोले यार तुम्हारे रोटी के खाने, अनाज खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है, अनाज क्यों नहीं है, खेती करो। तब इन एसटीओ ने बताया भैया, सरकारी कर्मचारी जब भाषा में बात करने लग गए तो कि साहब इसलिए हमारे पास रोटी नहीं क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तो इन लोग पूछे सरकारी लोग तो जमीन क्यों नहीं है, तो वही बताया कि सारी जमीन तो सर जमींदार उम्मीदार राजा लोग हड़प के रख लिए हैं, तो हमारे पास कोई जमीन ही नहीं है। जब जमीन नहीं है तो हम रोटी खेती कैसे करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से आएगा। इस तरीके से तो इन सरकारी कर्मचारियों को समझ में आया कि हाँ यार, मतलब सब समस्या का जड़ है, इनको मुझे जमीन दिलवाना होगा। क्या होगा? जमीन दिलाना होगा। तो चलो भूमि में सुधार किया जाए, और भूमि में सुधार करके हम इनको जमीन देता कि उसमें खेत खाए बोए। सबसे पहले जो अनुसूची जरूरत महसूस हुआ वो था आपको दोस्तों अनुसूची 9, 8 का 9 आता है 9, भूमि में सुधार जरूरी, इसलिए भूमि सुधार आंदोलन। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार आंदोलन। क्लियर? यस सर। अब जैसे ही राजाओं से जमींदारों से भूमि छीन करके, भूमि सुधार के लिए भूमि छीन करके इन जनजातियों में बांटा गया। कहानी है सभी, सब रियल मत समझिएगा, याद रहता है कि उस कॉन्सेप्ट से। जैसे इनमें बांटा गया जमीन खेती बाड़ी करने के लिए, खेत को बो खाओ, अपना जीवन निर्वाह करो। तो ये सब के सब जितने जमींदार लोग थे, राजा लोग थे, इन्हीं लोग सरकार में थे। इन लोग को कांग्रेस सरकार मान लीजिए, तो कांग्रेस सरकार में यही थे। तो भड़क गए,
तुम हमारा, हम तुम्हारे पार्टी में सहयोग करके तुमको चला रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बना के, और तुम हमारे जमीन छीन करके बांट रहे हो। जाओ, हम तुम्हारे पार्टी, हम तुम्हारा दल छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई सीधा सीधा क्या समझ में आया कि जब बाकी जिन लोग जिनकी जमीन छीन छीन के बांटा गई उन्हीं लोग सत्ता में थे, तो लोग सीधे सीधे दल बदलने लगे कि हम दल बदलेंगे, तुम्हारे दल में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे दल में, और तुम हमारी जमीन छीन के बांट रहे हो, हम तुम्हारे दल में नहीं रहेंगे। इसलिए फिर इनको रोकने के लिए बनाया गया अनुसूची 10 के तहत 10 से 10 10 दल, दल बदल रोधी कानून, अनुसूची 10। अच्छा, अब इनसे भाई दल बदल को रोकने के लिए दल बदल रोधी कानून बन गया। और लास्ट में आपका अनुसूची 11, अनुसूची 12। अब यहाँ तक तो भाई इनके लिए काम हो गया, एसटी एसटी के लिए। उसके बाद देखा गया कि बताइए पूरे देश की जनसंख्या निवास कहाँ करती है। आदिवासी जंगल में, उनके लिए काम हमें यहाँ कर दी भाई, जनजातियों के लिए, ठीक है। अब इनके लिए भाई उनके अलावा अब कौन बचे विकास का, राज्यसभा वाले विद्वान है, देखने लग गए। एसटी के लिए तो हम व्यवस्था कर दिए, अब बाकी लोग कहाँ रहते हैं हमारे देश के, तो बाकी लोग रहते हैं भैया गांव में, और फिर उसका बचे कुछ लोग रहते हैं शहर में। अर्थात गांव में हमको व्यवस्था देखना और शहर में हमको व्यवस्था देखना है, तो वहां के लिए हमको प्रशासन चलाना होगा। इसलिए अनुसूची 11 में 11 में ग से 11 ग से गाँव में ग्राम पंचायत या पंचायत आ गया, और दोस्तों 12 में आ गया शहर के लिए नगरीय निकाय, पंचायत एवं नगरीय निकाय। तो अनुसूची 11 में है पंचायत और अनुसूची 12 में है नगरीय निकाय। तो इस तरीके से पूरे 8 + 4 12 अनुसूची आपके सामने दिख रही हैं। तो 12 अनुसूची आपके सामने आ गई, पूरे कहानी के माध्यम से आप समझ लिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अनुसूची 4 में क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान, वेतन एवं भत्ते, राज्यसभा सीटों का आवंटन, एसटी संपूर्ण भारत, एसटीओ के लिए सीट आरक्षण संपूर्ण भारत के, एसटीओ घोषित संपूर्ण भारत के। तो दोस्तों आपको चलेगा हाँ सर अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। क्लियर। मगर दोस्तों ये क्योंकि संविधान में पहले से थे, 8 मूल अनुसूची पहले से थी, और ये 4 बाद में जोड़े गए, तो बाद में जोड़ने के लिए संविधान में कुछ भी संशोधन करना पड़ता है। संविधान में संशोधन करना पड़ता है, कुछ भी नया जोड़ने के लिए, कुछ भी पुराना बदलने के लिए। तो क्योंकि नया जोड़े गए तो संशोधन किया गया, इसलिए दोस्तों याद रखेंगे सबसे पहला संविधान संशोधन अनुसूची 9 भूमि सुधार आंदोलन के लिए करना पड़ा था। फर्स्ट संविधान संशोधन करना पड़ा था। कब? वो भी 1951 में ही। दल बदल रोधी कानून के लिए कैसे याद रहेगा, 51 और 1 और 51 कितना होगा 52, तो लिख दीजिए 52वां संविधान संशोधन 1985। तो फिर भैया दूसरा आपका 10वां दल बदल रोधी कानून में जो संविधान में जोड़ने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 करना पड़ा था। 52वां याद कैसे रहेगा, 51 और 1 को जोड़ के 52 यहाँ पे आ जाएगा। ये 51 के बाद 52 आता है, 52 लिख लेंगे आप, ठीक है। ईयर इसका 85। और पंचायत और नगरीय निकाय के लिए बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ लिखिए 73 73, यहाँ लिखिए 74 74। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992। तो पंचायत जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू 11वीं अनुसूची में, और नगरीय निकाय जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू। तो इस तरीके से पूरा 12 अनुसूची, उनमें संशोधन कब हुआ, उनको किस तरीके से इसी हिसाब से क्यों जमाया गया, सब आपको समझ में आ गया होगा, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और एक चीज आपको और बता दूं, इन भाषाओं में जो 8 भाषाएं हैं, इनको भी जब संविधान का निर्माण हुआ तो पहले आपकी केवल 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं मूल शुरुआत में जुड़ी हुई थी। बाद में इसमें 8 भाषाएं और जुड़ी, उस 8 को भी आपके 1 3 और 4 के क्रम में जोड़ा गया। पहले 1 भाषा, फिर 3 भाषा, फिर 4 भाषा, तो 1 3 4 4 8, इसलिए 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। ठीक, एक भाषा में जो पहली भाषा थी आपकी सिंधी, अर्थात पूछता है 14 भाषा के बाद पहली जुड़ी तो 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो आप बोलेंगे सिंधी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ठीक, तो ये भी आपके संविधान संशोधन से जुड़ेगा। 21वां संविधान संशोधन से जुड़ेगा, ये आपका 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषा, 72वां संविधान संशोधन से। यहाँ 3 भाषा जुड़ी थी आपकी मैत्री, मणिपुरी, मेघालय, त्रिपुरी। मैत्री, मेघालय नहीं, मणिपुरी है, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। मैत्री में कौन कौन सी लैंग्वेज थी, मणिपुरी है, त्रिपुरी है, ठीक है।
और यहाँ पे आपके लास्ट में भाषा जुड़ी। MBBS हम करते हैं MBBS, तो MBBS की जगह MBDS, बी की जगह डी करते हैं बस, MBBS से MBDS, मैथिली बोडो डोंगरी संथाली, मैथिली बोडो डोंगरी और आपकी संथाली। तो मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। मैथिली जो आपकी दक्षिणी बिहार की लैंग्वेज है, बोडो जो कि असम की लैंग्वेज है, डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, संथाली आपकी है झारखंड की लैंग्वेज। ठीक है। महामित्री में मणिपुरी, महामित्री देख लेते हैं, मणिपुरी, मेघालय, त्रिपुरी है। देख लेते हैं, मेरे कोई डाउट हो रहा है तो उसको चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये गलत है, ये ट्रिक गलत है, वो दूसरे का ट्रिक मतलब मकोनी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपका है ट्रिक मकोनी, मकोने। तो मकोने इसके यहाँ का ट्रिक है, यहाँ का सिंधी है, यहाँ का मकोने है, यहाँ का MBDS है। यहाँ मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, तो यहाँ आपका मणिपुरी, म से मणिपुरी, को से कोंकणी, कोंकणी जो कि गोवा की लैंग्वेज है, कोंकण तट वाला। हाँ दोस्तों, ने से है नेपाली, ने से है आपका नेपाली। इस तरीके से जो बाद में जो भाषाएं जुड़ी थी, 15वीं भाषा बन के जुड़ी सिंधी, फिर मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जुड़ी, फिर जुड़ी आपके मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इस तरीके से बाद में जो 8 भाषाएं जुड़ी थी, ये आपको याद हो गया। जिसमें से पहली भाषा जुड़ी थी आपकी 21वें संविधान संशोधन से, तीन भाषाएं जुड़ी थी आपकी 71वें संविधान संशोधन से, और चौथी भाषा आपको जुड़ी थी 21-71 जोड़ देंगे तो 92वें संविधान संशोधन से। ठीक, देखिए 21-71 जोड़ने से, 21-71 में जैसे भी 92 होता है, 21-71 और 92 हो गया। चलिए, तो इस तरह के दोस्तों 22 आपकी 12 अनुसूचियों के बारे में पूरा पता चल गया। 12 अनुसूचियों के कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए आप कि सर जिन टॉपिक को बार बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, बार बार उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है, उसी को ही, उसी विषय, उस सब्जेक्ट को निकाल करके अलग से अनुसूची में डाल दिया गया, ताकि बार बार पूरे संविधान में बदलाव ना करना पड़े, बार बार पूरे संविधान के बुक में पूरा बदलाव ना करना पड़े। जैसे जनसंख्या बढ़ गया मान लीजिए, तो हर राज्यसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो फिर जनसंख्या बढ़ने के अनुसार सीट की संख्या बदल जाएगी। तो अगर किसी अनुच्छेद में होता है ये राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो भाई बार बार उस पूरे भाग में, उस भाग के उस अनुच्छेद में जाके संशोधन करना पड़ता। तो संविधान का जो पूरा स्ट्रक्चर है, संरचना है, बार बार बदलता। इसलिए इसको कहाँ हटा, इसको निकाल दिया गया, अनुच्छेद से कहाँ डाल दिया गया, अनुसूची में, अनुसूची 4 में, ताकि अब इसका सीट जितने बदलना है केवल एक अनुसूची 4 के, केवल इस एक लिस्ट में, जो एक पेज में, इस एक लिस्ट में ही बदलाव हो, ताकि पूरे संविधान का संरचना ना बदलना पड़े। तो इस सहूलियत की वजह से ही इसमें देखेंगे आप केवल वही टॉपिक है जो आपके तुरंत जिसमें बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसमें बार बार संशोधन या बदलाव होना करना पड़ता है। जैसे वेतन भत्ते समय के साथ आपके बदलते रहते हैं, वैसे ही। ठीक, चलिए, तो इसलिए आपको 12 अनुसूची आपके सामने है। मेरा काम हो गया खत्म, टाइम भी आपका हो गया, तो अब कभी और आपका भाग हम कभी और भी इसका रिविजन कर लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा लेते हैं, दुआ करते हैं आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।